अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ अजीम राना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं होंगे अपने प्यारों के साथ होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपके दिन का आगाज़ भी इसी तरह भरपूर तरीके से हुआ होगा। वैसे तो हर रोज़ ही जो दिन का आगाज़ है वो एक मुस्बत सोच के साथ करना चाहिए ताकि आपका पूरा दिन जो है वो अच्छा और खुशगवार मूड में गुजरे। तो आयशा, वैसे मूड की बात हो रही है, कैसा मूड है आप? मेरा मूड तो बहुत अच्छा है, बस सुबह थोड़ा सा स्लीपी मूड होता है लेकिन वैसे मूड मेरा बहुत अच्छा है। नहीं, वैसे मौसम जिस तरह से असरअंदाज हो रहा है ना आजकल, हम ये बात भी कर रहे थे कि आजकल क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है और वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके मूड पे बहुत ज्यादा असर करता है। और कल तो पता नहीं शायद ज्यादा था या मुझे फील हो रहा था, वेदर ऐसा था कि मुझे बहुत चिड़चिड़ापन फील हो रहा था। ऐसा बिलखुसूस तब होता है जब बारिश होती है और बारिश जब रुकती है तो उसके कुछ देर बाद सूरज निकला है। हाँ, फिर सूरज तो निकला या बारिश के साथ सूरज निकला हो तो वो एकदम से ह्यूमिडिटी वाला जो एलिमेंट है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। वैसे हमें जो है ना ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने नाजरीन का मूड ऑफ ना करें और उनका मूड खुशगवार करें हम आज की अच्छी बात से। तो बिल्कुल अच्छी बात जनाब, जैसे हमेशा की तरह हम कायदे आज़म रहमतुल्लाह के फरमान से ही प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इत्तेहाद, यकीन महकम और तंजीम ही वो बुनियादी निकात हैं जो ना सिर्फ ये कि हमें दुनिया की 5वीं बड़ी कौम बनाए रखेंगे बल्कि दुनिया की किसी भी कौम से बेहतर कौम बनाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज अगेन बाय कायदे आज़म। आपने बहुत याद किया। मुझे आज शेर याद आया, इलामा मोहम्मद इकबाल का ये शेर है और वो कहते हैं, इसी से मुतल्लिक ये शेर है, इरशाद जो है। जी इरशाद, प्लीज प्लीज। यकीन महकम अम्ल पे हम मोहब्बत फातह आलम, यकीन महकम अम्ल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। वाह वाह, जबरदस्त। बिल्कुल, मैं इसके एलाबोरेट भी करना चाहता हूँ जरा। जी जरूर। जैसा कि इकबाल ने बोला कि यकीन महकम, यानी कि आपका जो यकीन है सबसे पहले तो वो पुख्ता होना चाहिए। बेशक। फिर है जी अम्ल पे हम, कंसिस्टेंसी, जो आपके अमाल हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक रब्त होना चाहिए। और फिर जो असूल जो मुझे भी बहुत पसंद है और ये सभी को अपनाना चाहिए कि मोहब्बत फातह आलम। मेरा ख्याल है इस पे कोई नॉवेल भी है, मोहब्बत फातह आलम। अच्छा। हाँ, मैंने पढ़ा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। टाइटल ही बड़ा कैची है, अल्फाज ही बहुत कैची है। मतलब मोहब्बत फातह आलम तो वैसे ही आपके ना दिल को लगने वाला लफ्ज है। बिल्कुल, और आप यकीनन मोहब्बत से ही आलम को या इस दुनिया को, इस जहां को फतह कर सकते हैं। तो ये तीन जो खसूसियात हैं कि पुख्ता यकीन, कंसिस्टेंसी और फिर मोहब्बत से दुनिया को, आलम को फतह करना, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़िंदगी का एक जिहाद है, हर कोई इनफरादी तौर पर एक जिहाद कर रहा है। रहमतुल्लाह के जो अशार हैं अजीम, वो तो वैसे भी उन्होंने पूरी दुनिया देखी, पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस किया, चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, तो उन पे आपको वैसे ही यकीन आता है, उन पे वैसे ही आपको सुन के लगता है कि जैसे पूरी दुनिया के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसका निचोड़ है उनकी शायरी। बिल्कुल। और वो कायदे आज़म के जो असूल हैं वो भी बड़े कमाल हैं। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, अगर इन चीज़ों पर वाकई अमल किया जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी कौम इस दुनिया में एक अजीम कौम ना बन सके। और मेरे ख्याल से आजकल के इन हालात में हमने वाकई बात भी यही है और हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों पर अमल करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो फिर हालात हैं वो हमारे देख रहे हैं। वैसे आयशा, मुझे एक और बात याद आई है। हम चूंकि कायदे आज़म इलामा इकबाल का जिक्र कर रहे हैं, अगस्त का महीना है और आज 11 तारीख हो गई है, तो मुझे ये याद पड़ता है कि बचपन में 2 दिन रह गए हैं, 14 अगस्त में 2 दिन रह गए। जब ये तारीखें आया करती थी बचपन में तो एक रेस शुरू हो जाती थी झंडियाँ खरीदने वाली। इतनी शदीद रेस होती थी क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, तो हमारे घर में माशाल्लाह बच्चे भी बहुत ज्यादा थे, बहुत बच्चे थे माशाल्लाह, और सबकी ये कोशिश होती थी कि हम 14 अगस्त की तैयारियों में ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। झंडियाँ लेके आ रहे हैं, इतने मोटे मोटे उसकी वो कहते हैं ना कि वो बंडल्स होते थे और पैकेट्स हम लेके आ रहे हैं। हमारा तो मुकाबला भी होता था ना हमारे आसपास के पड़ोसियों से कि कौन झंडियाँ ज्यादा लगाएगा और कौन अच्छी झंडियों की वो डेकोरेशन करेगा। और आप लोग लगाते किस चीज से थे? वैसे ये भी बड़ी दिलचस्प चीज होती थी। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प चीज थी कि हम लोगों को बाजार से वो एक एल्फी टाइप की कोई चीज होती थी, पता नहीं उसको क्या बोलते, मेरे अभी जहन से निकल गया है। और जब वो खत्म हो जाती थी तो आटे की लेवी बनाते थे। आटे की लेवी बनाते थे, मुझे भी याद है। आटे की लेवी बनाते थे, लेकिन हमेशा से, बल्कि ज़्यादातर मेरे साथ तो ये होता था कि इतनी मेहनत से हम सब बहन भाई मिलके पूरा घर से जाते थे, आउटडोर के साथ साथ इंडोर भी। उसी दिन बारिश हो जाती थी और शाम तक जो कुछ सजाया होता था हम लोगों ने और वो सब मलिया मेट हो जाता था।
तो वैसे इस बार सजा रही हैं आप 14 अगस्त पे? इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो है, झंडा तो ज़रूर लगाऊं। और क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, उसको भी इन चीज़ों का इतना इंटरेस्ट नहीं है। और क्योंकि अजीम, हम अगर इंटरेस्ट की बात करें ना, तो शायद हमारे बचपन में गैजेट्स नहीं थे ना, तो हम लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट था इन चीज़ों की तरफ। अब मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स या टीवी पे इतने बेशुमार किस्म के कार्टून्स या इस तरह के कोई ना कोई प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, बच्चों में वो इंटरेस्ट अब उस तरह नहीं रहा। हालांकि हम जितना भी कहते हैं आओ मेरे बच्चों आओ, आपको ये दिखाएं वो दिखाएं, लेकिन बच्चों में वो इंटरेस्ट अब नहीं रहा है इन चीज़ों को लेकर। लेकिन मेरा ये ख्याल है, बल्कि ख्याल क्या, मेरा तो ये मानना है कि हमें उसी रिवायती जोशो जज्बे के साथ इस दिन को मनाना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं या जो नस्लें अभी छोटी हैं, जो भी आ चुकी हैं, वो लोग भी एक पूरे एनवायरनमेंट को एंजॉय करें, वो देखें। और वैसे 14 अगस्त पे और भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। क्योंकि हम जब बाकी मुल्कों के इंडिपेंडेंस डे देखते हैं, अमेरिका का देख लें या किसी और भी मुल्क का देख लें, वो बहुत भरपूर तरीके से मनाते हैं। नहीं, आज़ाद जो कौमें हैं, आज़ाद जो रियासतें हैं, वो आज़ादी के दिन को तो भरपूर अंदाज में मनाते हैं, और इसको मनाना भी चाहिए। और बहुत बड़ी नेमत है। इस चीज़ पे खास तौर पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें आज़ादी दी है। हालात जैसे भी हों, हम थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हालात जो हैं हम सबको पता है, जैसे भी हो, बहरहाल आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं है, कोई बड़ी नेमत नहीं है। और हम लोग झंडे का चूंकि जिक्र कर रहे हैं, तो इस एतबार से आज हम अपने नाज़रीन को बताएं कि तारीख का दिन इसलिए भी अहम है कि 1947 में आज ही के दिन पाकिस्तान के कौमी परचम को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली में कौमी परचम का दर्जा दिया गया। तो जनाब, हमारी दुआ है सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे इंशाल्लाह ताला। मेरी भी यही दुआ है। और झंडे के हवाले से हम उसकी काफ़ी हिस्ट्री भी सुन रहे थे कि उसमें ग्रीन रंग और उसका वाइट रंग, तो मैंने भी आज सोचा कि झंडे के मुताबिक रंग पहन लूं। लेकिन बहरहाल 14 अगस्त करीब है, तो मैंने भी ये झंडा लगाया हुआ है। मैंने भी लगाया हुआ है। 14 अगस्त करीब है, तो हम सबकी कोशिश यही होती है कि हम ग्रीन और वाइट ड्रेस जरूर पहने। वैसे हमने बड़ा इन्फॉर्मेटिव पैकेज दिखाया है और झंडे की जो खसूसियत है उस हवाले से हमने इन्फॉर्म किया अपने नाजरीन को, और ये किस तरह से सिग्निफिकेंट है कि सरकारी ओहदों पे, उनके डेस्क पे, फिर सरकारी इमारतों पे और सरकारी गाड़ियों पे, ऑफिसेज में किस किस साइज़ का और किन किन औकात के दौरान इस झंडे को इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ख्याल से इसकी जो हुर्मत है ना आयशा, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि लोग अपने घरों पे तो लगाते हैं। हम झंडियों की बात कर रहे थे ना, वो भी हमारा झंडा ही है, हमें उनकी भी हुर्मत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही 14 अगस्त गुजरती है, कोई झंडी वहाँ गिरी होती है, कोई वहाँ गिरी होती है, कोई लोग इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखते हैं। इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। और हम अब अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मौका है आज के दिन के हवाले से। जी बिल्कुल, टुरेन हिस्ट्री के हवाले से हम अगर बात कर रहे हैं, तो आज दुनियाई क्रिकेट में लातादाद रिकॉर्ड बनाने वाले अजीम खिलाड़ी हनीफ मोहम्मद साहब की 7वीं बरसी है। और हनीफ मोहम्मद के भाई वजीर मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद ने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान टीम के पहले 101 टेस्ट मैचेस में 100 में इन चारों भाइयों में से कोई एक जरूर शामिल रहा है। इस धरती ने बड़े बड़े लेजेंड्स पैदा किए हैं जी, और बिलखसूस क्रिकेट में तो कोई सानी नहीं है, दुनिया भर में मशहूर हैं पाकिस्तानी बॉलर्स बिलखसूस। तो बिल्कुल जी, हनीफ मोहम्मद यकीनन एक लेजेंड रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट में हमेशा ही, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि इस धरती ने, इस ज़मीन ने बड़े बड़े कमाल किस्म के लेजेंड्स पैदा किए हैं। लेकिन अफसोस थोड़ा ये होता है आयशा के हॉकी के मैदान में जो हमारी रेपुटेशन, जो हमारी साख ख़राब हुई है, और वो एक दफ़ा फिर से बहाल होनी चाहिए। और हमारी इसी प्रोग्राम के हमारे हॉकी के प्लेयर्स ने भी बहुत मेहनत की है। हमने देखा पाकिस्तान एक टाइम में वर्ल्ड चैम्पियन भी रहा है, लेकिन कुछ सालों में क्योंकि वही बात, हुकूमत की तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो भी गेम होता है वो ज़वाल का शिकार होता है। तो हॉकी के भी वही हालात हैं, क्योंकि क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, हॉकी को उस तरह नहीं अहमियत दी जाती। और इस प्रोग्राम के मीडियम से हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं बाब इख्तियार को कि क्रिकेट के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उन पर भी तवज्जो दें। उनमें भी बड़ा बड़ा कमाल टैलेंट मौजूद है और उनमें भी यकीनन पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकता है। तो जी आगे बढ़ते हैं और अब हम एक नज़र डालेंगे कि सियासी, मुआशी, खेल के मैदान और आलमी मंजरनामे पर क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। असम्बली की तहलील के बाद दूसरा दिन शुरू हो गया। निगरान वज़ीर आज़म पर इत्तफाक ना हो सका। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का पहला दौर बेनतीजा। आज फिर बड़ी बैठक लगेगी। चेयरमैन पीटीआई मुश्किलात की दलदल में फंस गए। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत खारिज। नैब को गिरफ्तारी का इख्तियार मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा में नया सियासी बहरान। निगरान काबीना के 27 वजीर सियासी रहनुमा निकले। सियासी वाबस्तगी पर 19 वजीरों से इस्तीफे ले लिए गए। वजीर आला मनसब पर बरकरार।
तो राउंड अप आपने देखा, अब बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। तो इस वक्त मुल्की सियासत में काफ़ी हंगामा खेजी देखने में आ रही है और निगरान वज़ीर आज़म का मामला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया है और आज फिर मुलाकात होने जा रही है। हम कल तक हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज तक सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी और निगरान वज़ीर आज़म का मामला भी हल हो चुका होगा, लेकिन अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ। नहीं हल हुआ जी। और इस तमाम तर सूरत हाल पर हम तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर हुमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। डॉक्टर हुमा, ये बताइएगा कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये किस रुख जाएगा ये तमाम तर मामला? ये कोई नई हिकमत अमली है? देखिए, फिलवक्त तो कोई नई हिकमत अमली नहीं है, लेकिन इसके फिर दूरअज़ असरात जरूर हो सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो ये दो बड़ी जमातें, बिलखुसूस PMLN और पीपल्स पार्टी, जो ये जुड़े थे एक थर्ड फोर्स को हटाने के लिए, अब इनमें आपस में जबरदस्त मिसट्रस्ट है और अगले इलेक्शंस में ये अपनी अपनी सोच रहे हैं और इसी वजह से कोई कंसेंसस कैंडिडेट इमर्ज नहीं हो पा रहा। बावजूद उसके कि आपको पता है कि 24 घंटे पहले दो बहुत मजबूत नाम जो थे वो सर्कुलेट कर रहे थे ट्विटर। हुमा साहिब, अब तो तीसरा नाम भी आ गया, सेनेटर सादिक तो रानी शरीफ साहब का भी नाम आ गया। बिल्कुल। तो लेकिन कंसेंसस नहीं हो रहा ना, किसी पे फैसला नहीं हो रहा और मतलब ट्विटर ट्रेंड भी बन गया, खबरें भी आने लगी, हर टॉक शो की टॉप स्टोरी यही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आपस की फॉल्ट लाइन है, जो मिसट्रस्ट है, जो अगले इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश है, वो एक कंसेंसस कैंडिडेट इमर्ज नहीं होने दे रही। और एक तो ये इंटर पार्टी राइवलरी है और फिर मेरा ख्याल है कि किसी हद तक एक जमात का एस्टेब्लिशमेंट से करीब होना दूसरी जमात के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। लेकिन इसकी बेसिक वजह क्या हो सकती है डॉक्टर हुमा? क्योंकि पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, आपस में इत्तेहादी के तौर पर ही चल रहे हैं और अगर हम अपोजिशन लीडर की बात करें तो वो भी तकरीबन इनकी फेवर में ही हैं। तो इतनी इबाम की वजह क्या है कि अब तक, यानी कि 2 दिन हो गए हुकूमत को गए, लेकिन अब तक निगरान वजीर आजम का कुछ पता ही नहीं है कौन होगा? मैंने आपसे गुजारिश की ना कि जो इन दो बड़ी जमातों का आपने नाम लिया, ये जरूरत की शादी थी। अच्छा, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी और पेपर मैरिज पे नौबत है और जो बंटवारा होता है उस पर झगड़ा है। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि एक जमात के बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा करीब है, तो दूसरी जमात अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन या क्या हालात बनते हैं। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी खबर जो पैरेलल चल रही है वो ये कि 90 दिन में शायद इलेक्शंस नहीं होंगे और ये सेटअप स्क्रैच होगा। तो जो जमात अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट से कदर कम करीब समझती है वो अपनी इंश्योरेंस चाहती है। यही वो स्टेक्स हैं जिनकी वजह से कंसेंसस डॉक्यूमेंट कैंडिडेट जो है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर हम मफरूजे पे बात करें, अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन को स्पेकुलेट करें तो आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है? गालिबन जो आर्टिकल 94 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलाउ करता है जो करंट प्राइम मिनिस्टर या जो अब इस्तीफा जो है वो असम्बली जो है वो सारी डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो सदर हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं या वो एडवाइस कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वही जो है वो इंटरिम पीएम के लिए भी अपना किरदार अदा करते रहें जब तक इंटरिम पीएम का नाम फाइनल नहीं होता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्सेप्टेबल होगा। अगर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती तो फिर जो कैंडिडेट था उस पर ही समझिए तस्फिया हो जाता। एक जो प्रोसेस है वो चलेगा, या तो नाम आ जाएगा या वो जो पूरा प्रोसेस है वो चलेगा और फिर फाइनली जहां बक आके स्टॉप करता है इलेक्शन कमीशन पे वहां से नाम आएगा। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक खामोश किरदार है एस्टैब्लिशमेंट का और वो किरदार जो है बहुत वाज़े है। और अगर शहबाज शरीफ साहब को कंटिन्यू किया गया तो मेरा ख्याल है कि मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा, नॉट बी अ गुड स्ट्रैटेजी मेरी राय में, मेरी कमजोर राय में तो ये बहुत ही नाकस स्ट्रैटेजी होगी। अच्छा, अगर हम चेयरमैन पीटीआई की बात करें तो उनकी भी मुश्किलात काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पहले तोशा खाना केस में भी जो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। अब जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है,
उसमें भी उनकी जमानत खारिज कर दी गई है। आपके ख्याल में उनके लिए अब क्या मुश्किलात आगे खड़ी होने जा रही हैं? मेरे ख्याल में वो तो आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आता है कि और मेरे ख्याल में उनके ऊपर कोई 140 मुकदमे हैं, तो वो अगर एक से निकलेंगे तो दूसरे में फंसेंगे, दूसरे से निकलेंगे तो तीसरे में फंसेंगे। तो आई थिंक द इंटायर इस वक्त जो मिशनरी है वो गियर्ड है इस बात की तरफ कि उन्हें जो है इलेक्शन से या कैंपेन से या इलेक्टोरल प्रोसेस से कतई तौर पर अलहदा रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत, हमें जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि यहाँ कोई चीज़ हुर्फ़े आखिर नहीं होती। फिल वक्त इमरान खान साहब की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। फिल वक्त चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बनी और इमर्जिंग पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर इन डिटेल उन्होंने तज्जिया पेश किया। तो मेरे ख्याल जी अब हम ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपसे शेयर करनी है। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारे प्रोग्राम का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है कलर्स ऑफ पाकिस्तान। और कलर्स ऑफ पाकिस्तान में हम आपको बताएंगे गुड़ियों का गांव। बचपन में गुड़ियों से खेलना बच्चियों का पसंदीदा खेल होता है क्योंकि इससे बच्चियों को खुशी और मुसर्रत मिलती है। माहिरीन का ये कहना है कि गुड़िया से खेलने का अमल बच्चियों में हमदर्दी और रहम का जज्बा बेदार करता है। बिल्कुल ऐसा, अच्छा ये बिल्कुल ऐसा है क्योंकि जब लड़कियां छोटी एज में गुड़ियों के साथ खेलती हैं तो गुड़ियों की तैयारी में उनको अक्सर खाना भी खिला रही होती हैं, उनका घर तैयार कर रही होती हैं, इतना इस चीज़ में वो इन्वॉल्व होती हैं कि उनमें एक तरह से बहुत सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं सीखने का अमल, चाहे वो घरदारी है या दूसरों के साथ मोहब्बत गुड्डा की शादियां भी बड़ी फेमस होती थी। बहुत ज़्यादा फेमस होती थी, गुड्डा ढूंढ के लाते थे हम, कहाँ मिलेगा ऐसा गुड्डा। तो एक ऐसे गाँव में भी आपको हम लेकर जा रहे हैं जो कि गुड़ियों के गाँव के नाम से जाना जाता है। ये नाम कब और क्यों और कैसे मशहूर हुआ, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के शहर उकाड़ा के करीब एक गांव ठट्ठा गुलाम का, जिसे गुड़ियों का गांव भी कहा जाता है, खवातीन की हुनरमंदी और मुनफरिद रिवायतों की वजह से मशहूर है। यहाँ की हुनरमंद खवातीन अपने हाथों से निहायत खूबसूरत और दीदा ज़ेब गुड़ियां तैयार करती हैं। कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को इंतहाई नफासत से जोड़ती हैं। ये गुड़ियां पाकिस्तान के हर शहर की सकाफत को उजागर करती हैं। इस मशहूर दस्तकारी को शुरू करने वाली जर्मन मुसव्विरा और डिजाइनर डॉक्टर सेंटा सिलर हैं, जो पहली बार 1990 में इस गांव में अपने एक पाकिस्तानी शागिर्द अमजद अली की दावत पर आई थीं और यहाँ की खवातीन को इस काम की जानिब राग़िब किया। ठट्ठा गुलाम का की ये गुड़ियां कदरदानों के जरिए दुनिया के कोने कोने में पहुंची और इस गांव की पहचान बनी। ये आलमी सकाफती नुमाइशों और शॉपिंग फेस्टिवल्स का भी हिस्सा हैं। आज ये गुड़ियां दुनिया के कई खिलौनों के अजायब घरों में भी मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त के साथ साथ गुड़ियों के अलावा कई और दस्तकारियों का भी इजाफा हुआ। आज ठट्ठा गुलाम का में 100 से जायद आराइशी अशिया तैयार हो रही हैं। इनमें कशीदाकारी वाले ग्रीटिंग कार्ड्स, बुक मार्क्स, फिंगर पपेट्स और गुड़ियों से बने लॉकेट और बुंदे भी शामिल हैं। वैसे आप लोगों ने मुख्तलिफ कलर्स की और मुख्तलिफ स्टाइल्स की बारबी डॉल्स तो देखी हैं, लेकिन ये गुड़ियाँ बिल्कुल बारबी डॉल्स को मात कर रही थी। इतनी खूबसूरत गुड़ियाँ बनी हुई थी, हाथ से बनी हुई गुड़ियाँ इतनी प्यारी हैं। और हमने इस डॉल विलेज की सैर तो आपको करवाई है, लेकिन अब हम आपकी मुलाकात उस शख्सियत से भी करवाएंगे जो कि इस तमाम तर प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। और वो तब एक तालिब इल्म होते थे और जिनके कहने पर, जिनके इसरार पर उनकी उस्ताद जर्मन से आई और फिर डॉल विलेज को ठड्डा खिडौना में उन्होंने तब्दील कर दिया। तो अमजद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि किस तरह से ये सारा दौर गुजरा और अब किस तरह से ये काम जारी है। अमजद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप सर? मैं
मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में दावत दी। सर, हम आपसे यकीनन ये जानना चाहते हैं इस डॉल विलेज के बारे में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बचपन से लेकर अब तक का ये सफ़र कैसा रहा और ये ठट्ठा गुलाम का धीरो का से ठट्ठा खिडौना कैसे बना? जी, ऐसा है कि बचपन ही लगता है, अब से तो मतलब काफ़ी बरस हो, 30 से भी ज़्यादा का अरसा जब मैं बर्लिन में पढ़ रहा था, तो तब ये मेरे जो टीचर्स थे डॉक्टर सेंता सिलर, उनके शौहर डॉक्टर नॉबर्ट पिंच, इनके साथ ज़ाहिर है हर वक्त मुलाकात रहती थी, जहाँ पर मैं तालीम हासिल कर रहा था ग्राफिक डिज़ाइन की और मैस कम्युनिकेशन की। तो हर वक्त गांव का तज़किरा जो है वो मैं इनसे बहरहाल जब भी मौका मिलता करता था। और इसी तरह ये मेरी दावत पर 1990 में ये पहले लाहौर आए, हमारा घर है वहाँ पे लाहौर में, तो वहाँ से इन्होंने कहा कि अब हमें अपना गांव दिखाओ। तो मैंने इनको फिर ले जाकर अपना गांव दिखाया, जो कि ज़िला उकाड़ा में, उकाड़ा से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर दरिया रावी के किनारे है। तो इन दोनों ने वो गांव देखा और उस गांव में जो एक तरफ इन्होंने देखा कि वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो इतनी खूबसूरत दस्तकारी चीज़ें जो हैं वो बनाने की माहिर हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने वहाँ पर गुर्बत देखी। और मैंने इनको ज़ाहिर है बताया कि तालीम और सेहत के बहुत सारे यहाँ पे मसाइल हैं, सेहत और सफाई के मसाइल हैं। तो फिर वहाँ से आइडिया आया। फिर उससे अगले साल हम एक बार फिर यहाँ से जर्मनी से एक टीम बनाकर इसी गाँव में गए और हमने वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। उसको नाम उन्होंने दिया अमजद्स विलेज। तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर हमने बर्लिन में एक सिनेमा हॉल में दिखाई। पाकिस्तानी जो थे सफारत खाना तो तब इधर बॉन में हुआ करता था, वहाँ पर कौंसल खाना था, तो कौंसलर जो थे वो आए और उन्होंने वो सारी फिल्म जो थी, जो डॉक्यूमेंट्री थी अमजद्स विलेज, वो देखी। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और उसमें यह है कि शुरू में एक हमने स्कूल बनाया, फिर एक डिस्पेंसरी बनाई जिसमें कि डॉक्टर सेंता सिलर की बेटी लैला सिलर, जो कि लाहौर में इत्तफाक से पैदा हुई थी, क्योंकि डॉक्टर सेंता सिलर बहुत पहले एक बार पाकिस्तान में कुछ अरसे के लिए जा चुकी थी। तो वो डॉक्टर लैला सिलर जो हैं वो आई और उन्होंने वो डिस्पेंसरी शुरू की। तो 1993 में असल में डॉक्टर सेंता सिलर इन्होंने बाकायदा गांव में आना शुरू किया और कई महीने। अमजद साहब, आपने जब अपनी टीचर डॉक्टर सेंता सिलर को दावत दी अपने गांव में आने की, तो क्या तब आप वाकिफ थे दस्तकारी के इस हुनर से कि आपके गांव में ये टैलेंट मौजूद है? मैं वाकिफ तो था, लेकिन मैं कुछ तब सोच नहीं सकता था कि भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश होती थी कि भी मैं अपने इन जो, क्योंकि ये बहुत दिलचस्पी जाहिर करते थे और मैं अपने गांव को ज़ाहिर याद करता था और गांव के बारे में बताता था कि गांव हमारा कितना खूबसूरत है, इर्द गिर्द कितने खूबसूरत खेत खलियान हैं। और ये कि हमारे यहाँ मड आर्किटेक्चर जो है, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो पहले ये होता था कि सारे ही घर जो हैं वो मिट्टी के बने होते थे। अब ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की सकाफत तब्दील हो रही है, तो उस पे वो बहुत खूबसूरत नक्शो निगार ख़वातीन बनाती थी। तो वो मैं सब उनको दिखाना चाहता था। मुझे नहीं तब अंदाजा था कि ये कैसे आगे ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट। अमजद साहब, आप वजह बन गए उनको यहाँ लाने की, डॉक्टर सेंता सिलर के शौहर को यहाँ लाने की, और आपके गाँव की ख़वातीन का जो हुनर है वो पहचान बनी आपके गाँव की। अब ये जो गुड़ियाँ बनाई जाती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और हमारे प्रोग्राम का अगर वक्त थोड़ा ज़्यादा होता तो हम इसको यकीनन डिटेल में सुनते भी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लेकिन अब ये जो गुड़ियाँ बनाई जा रही हैं, आपका गांव भी इस वजह से मशहूर हो गया। ये गुड़ियाँ किन किन ममालिक में भेजी जाती हैं? शुरू में ये है कि डॉक्टर सेंता सिलर, उन्होंने जैसे मैंने बताया बहुत अरसा वहाँ पर वो गाँव में क़याम करती थी। तो ये है कि तब वक्त के साथ साथ कोई दर्जनों वॉलंटियर्स जर्मनी से, स्विट्ज़रलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से और ममालिक से भी वो आए और उन्होंने जो भी हुनर उनको आता था वो उन्होंने हमारे गांव वालों को दिया। खा वो ज़राअत थी या सीना पिरोना था, कुछ भी जो भी वो जानते थे वो उन्होंने गांव वालों को जो है वो सिखाया। इस वक्त ये जो गुड़ियाँ बनाई जा रही हैं, इस तरह की गुड़ियाँ पाकिस्तान में इस क्वालिटी की और इतनी खूबसूरत वो और कहीं भी नहीं बनती। सिर्फ गुड़ियाएँ ही नहीं बल्कि दस्तकारी मसनूआत, कोई 100 से ज़्यादा मसनूआत हैं जो कि वहाँ पर गांव की लड़कियाँ बना रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है
कि ये एथनिक डॉल्स हैं, यानी पाकिस्तान के जितने भी इलाकाई लिबास हैं, जैसे कि मतलब बाकी को तो छोड़ें, ये जो जैसे कि पंजाबी, बलोची और सिंधी हो गए, जो केपी के, हाँ सिंधी, इसके अलावा मकरानी और बल्ती और कूची और कलाशी, खास तौर पर कलाशी गुड़िया हमारी जो है ना वो सबसे ज्यादा मकबूल है लोगों में। बेहतरीन जो बेस्ट क्वालिटी डॉल्स हैं वो इस गांव में जो है वो बनाई जाती हैं। अमजद अली साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप गालिबन एनजीओ रन कर रहे हैं और फिर दस्तकारी का, आपके गांव की जो खवातीन की दस्तकारी का ये हुनर है वो आपने दुनिया भर में मुतारिफ करवाया है। तो ये बताइएगा सर, अभी तक क्या अचीवमेंट हुई इस सारे मामले में लेकर, जो उनका लाइफस्टाइल है, आपके गांव में जो लोग हैं उनके लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करने में कितनी मदद मिली है इस प्रोजेक्ट के जरिए? इस प्रोजेक्ट के जरिए जो खवातीन हैं वो उनको इजाफी आमदनी का एक सोर्स उनका बना, और उनको ये नहीं है कि हर वक्त वहाँ पे, एक तो ये कि वहाँ पर एक सेंटर बना है तकरीबन 22 मरले पर, इतने ही कमरों पर मुश्तमिल एक बड़ा सेंटर जो है वो इन्होंने हमें बनाकर वहाँ पर दिया है, जिसको कि मेंटेन करना इस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये कि इजाफी आमदनी का ये जो गुड़ियाएँ हैं ये जरिया बनी हैं, और उससे जो खवातीन हैं वहाँ की उनका लाइफस्टाइल, लड़कियों का, यानी कि गवर्नमेंट सपोर्ट कोई भी नहीं है इस सेंटर को चलाने में? जी, गवर्नमेंट सपोर्ट कोई भी नहीं है सेंटर को चलाने में? नहीं, ऐसा अगरचे जब डॉक्टर सेंता सिलर भी वहाँ पे थी तो तब भी उन्होंने कोशिश की कि कोई सरकारी इदारा जो है वो मदद करे, लेकिन ये है कि उनकी तब भी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। और अब कोई 2-4 बरस से, जबकि डॉक्टर सेंता सिलर तो अब 88 बरस की हो चुकी हैं, तो वो तो जाहिर है अब मजीद इसमें ताउन नहीं कर सकती। तो मैंने भी जो कोशिश की है उसमें यह है कि सरकारी इदारों की तरफ से ताउन वो तो ना होने के बराबर है। और ये देखें, एक खास बात बताना चाहूँगा कि 1993 में डॉक्टर सेंता सिलर ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, तो 3 साल बाद ही 1996 में जर्मनी ने उनको जो यहाँ का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है फेडरल क्रॉस ऑफ मेरिट, उससे नवाजा, जर्मन सदर के हाथों उन्होंने वसूल किया। और अब देखें कि तकरीबन यानी कि 30 बरस से ज़ायद अरसा होने वाला है, और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, आपने सरकारी इदारों की बात की, अब तक कोई एजाज जो है ना सरकारी तौर पर वो डॉक्टर सेंता सिलर को नहीं दिया गया। हालांकि अब हम कुछ अर्से से कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ है। हालांकि ऐसे बहुत से लोग पाकिस्तान आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत की है, जैसे डॉक्टर रुथ फाउ थी, उन्होंने इतना काम किया, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ वक्फ कर दी पाकिस्तान के लिए। अमजद साहब, ये कहिएगा कि आप इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल अब कितना पोटेंशियल देखते हैं, इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? मुस्तकबिल से तो जाहिर है हम बहुत पुरुमीद हैं, कोशिशें जो है ना वो हमारी जारी हैं। मैं अभी थोड़ा सा, आपने डॉक्टर रुथ फाउ का जिक्र किया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर रुथ फाउ थी उनके साथ भी डॉक्टर सेंता सिलर की अक्सर पाकिस्तान में मुलाकातें रहती थी। बिल्कुल, वो भी जर्मन और है। उनका जो प्रोजेक्ट था, वो जो जजाम के मरीज थे वो भी जो कुछ बनाते थे मुख्तलिफ चीज़ें, तो हमारे प्रोजेक्ट का और डॉक्टर रुथ फाउ के प्रोजेक्ट के साथ एक अरसे तक ताउन जो है वो जारी रहा है। अच्छा। और एक और शख्सियत हैं डॉक्टर एन मेरी शिमल, उनके साथ भी जो है वो हमारे गांव के बारे में जानती थी, मैं उनको गांव की चीज़ें ला कर देता था। अफसोस कि वो गांव आ ना सकी, उससे पहले ही मतलब ज़ाहिर उनका इंतकाल हो गया। लेकिन ये है कि एक तो ये है सिलसिला, बाकी ये है कि हम गांव में स्कूल, डिस्पेंसरी, एक वहाँ पर क्लीन वाटर फैसिलिटी है, उसको हम अब आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सर, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मुस्बत इनिशिएटिव है आपकी जानिब से जो लिया गया है, और हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि आप इसी तरह से ये अच्छा काम जारी रखें। और ये भी हमारे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है। हमें साथ ही साथ ना गवर्नमेंट से भी वाकई यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ही हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इन लोगों की एटलीस्ट सपोर्ट लाजमी करें और इनके काम को सराहा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमजद अली साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और यहाँ पर आयशा, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का टाइम लेंगे। ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर भी हमने बात करनी है, आपने कहीं नहीं जाना। और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमेशा की तरह से हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे अपने लेजेंड्स को। तो आज हम
बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की दो अहम शख्सियात की सालगिरह है। इन दोनों शख्सियात ने अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों के दिलों पर हुक्मरानी की है। तो हम बात कर रहे हैं गुलकार आलमगीर और हदीका कयानी की। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलकार आलमगीर साहब की, जिन्हें कुदरत ने इतनी खूबसूरत और दिलकश आवाज़ दी है और मौसीकी के ज़ौक़ व शौक़ से भी उनको नवाजा है। बंगाल के शहर रंगपुर में 11 अगस्त 1955 को पैदा होने वाले आलमगीर ने अपनी गायकी का बाकायदा आगाज 1970 में पीटीवी कराची सेंटर से म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल राना साहब के बच्चों के प्रोग्राम से किया था और 1973 में उनका गाया हुआ गीत अलबेला राही टीवी से टेलीकास्ट हुआ था और फिर अपनी कामयाबी और मकबूलियत उसने झंडे गाड़े थे। और 1973 में उनका जो गाना रिलीज हुआ था वो आपने देखा था लाइव टीवी पे? जी देखा था, ऊपर से देखा था। अच्छा, यानी कि वो आप तब मेरे ख्याल से कॉलेज वगैरह जा रही होंगी तो आप वो नहीं देखी? मैंने देख चुकी थी, सब देख चुकी थी मैं। तो आनंद साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। देखा, मुझे बात लगा रहे थे ना, गलत हो गया ना। सुनो न्यूज और बिलखुसूस सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। मुझे बचपन याद आ गया। वो अच्छा, बचपन मतलब में आप भी उस वक्त थे। मुझे बचपन इस तरह याद आ गया जैसे वो बचपन में क्लास में हम पोएम्स पढ़ते थे ना और साथ इशारे करते थे, साथ एक दूसरे को देखते थे और एक साथ एक ही कोरस में गाते थे। एक ही कोरस में गाते थे। आलमगीर साहब, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली। बिल्कुल छाई है, इनके ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी। अच्छा जनाब, हम अपने अगले सिंगर की जानिब बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गुलकारा हदीका कयानी की। वन ऑफ माय फेवरेट्स। अच्छा, मेरी भी बहुत फेवरेट है, खासतौर पर एक पश्तो सॉन्ग है, मुझे वो बहुत पसंद है, जानान। मुझे वो बहुत पसंद है। हदीका कयानी ने बचपन से ही आवाज का भाई जादू जगाया। हम अपने छोटे होते उनका शो देखते थे पीटीवी पे। मैंने तो उनके गाने सुने यार, बहुत सुने। अच्छा, आप भी उस टाइम पे थे? देख रिकॉर्ड तो रहता है ना, हम पैदा होने के बाद भी सुन सकते हैं। पैदा होने के बाद भी टेलीकास्ट भी होता है, हमने टेलीकास्ट में भी बहुत शो देखे हुए हैं। अच्छा, वैसे एक मुमासलत जो मुझे नजर आई है कि पीटीवी में जो चाइल्ड प्रोग्राम आते रहे उनमें जैसे हम आलमगीर खान साहब का बता रहे थे, हदीका कयानी का भी आगाज कुछ इसी तरह से है कि पीटीवी पर सुहेल राना के बच्चों के जो हफ्तेवार सेम प्रोग्राम से आई गेस, सेम प्रोग्राम किया था। अच्छा जी, मौसीकी का प्रोग्राम रंग बिरंगी दुनिया का भी ये हिस्सा रही हैं और इन्होंने मौसीकार वाजिद अली नाशाद से क्लासिक की तरबियत ली है। इन्होंने कनेड कॉलेज विमेन और इसके अलावा में बैचलर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से किया है। तो एक मुमासलत मेरे में और हदीका कयानी में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। अच्छा जी बिल्कुल, जीसी के लोग बड़े होनहार होते हैं। हदीका कयानी के स्टाइल में गाएं? स्टाइल में तो नहीं मैं गा सकता जी, लेकिन उनका गाना मुझे बड़ा पसंद है, वो वाला बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के मैं आवांगी हवा बन के। मैं लिरिक्स थोड़ी एडिट, मैं आवांगा हवा बन के। अच्छा ओके, बस हमने बहुत बेसुरा गा लिए, अब उनको बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे हदीका कयानी। तो जनाब, सिर्फ वर्सेटाइल सिंगर ही नहीं, खूबसूरत पर्सनैलिटी और अब बड़ी अच्छी अदाकारा भी हैं। बहुत अच्छे ड्रामों में भी काम करी है हदीका कयानी। आवाज भी बड़ी खूबसूरत है और गाने भी बड़े फेमस हैं और खुद भी बहुत खूबसूरत हैं। क्यों ना हो, जीसी से भाई ताल्लुक है तो फिर जी। अच्छा चलें, बस अब ब्रेक का टाइम हो गया, मेरा ख्याल है हम अभी ब्रेक पे जाते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ा ही दिलचस्प सेगमेंट है, बड़ी ही दिलचस्प, सबसे दिलचस्प सेगमेंट में बड़ी ही दिलचस्प शख्सियत, अब वेल नॉन पर्सनालिटी हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। लेकिन उनसे गुफ्तगू करने से पहले थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी है कि ये सेगमेंट किस बारे में है। तो मुस्तकबिल का हाल तो वैसे खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन कई ऐसे अलूम हैं जी जिनमें महारत हासिल करने के बाद कई लोग मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयाँ करते हैं जो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित होती हैं। इस वक्त मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हर कोई आयशा मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। खास तौर पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब जो मौजूदा गवर्नमेंट थी जो कि अब जा चुकी है, उनके आने के बाद बहुत से लोग बाहर चले गए कि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। इस टेंशन से लोग बाहर चले गए। तो यकीनन हम सब भी परेशान हैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल को लेकर। कुछ लोगों को मुस्तकबिल की परेशानी, कुछ लोगों को अपने मुस्तकबिल की परेशानी। तो मुस्तकबिल का हाल जानते हैं।
बिल्कुल, हमारे साथ नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं जनाब, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, इसके अलावा NLP ट्रेनर हैं। कुछ मुश्किल टर्म्स हैं लेकिन मैं उनको बहरहाल पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा पाम रीडर भी हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं जनाब। हिंदुस्तान से पामिस्ट्री और इल्मे नजूम में डिप्लोमा कर चुकी हैं। सादिया हैं हमारे साथ, आप सब इनको जानते हैं, अक्सर टीवी चैनल्स पे आप उनको देखते हैं। सादिया अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हैं। आप इतना कुछ हैं कि मुझे उसको बोलने में मुश्किल हो रही है। एक इंसान जब इतना कुछ कैसे कर सकता है तो फिर आपको उनके बारे में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार इतना हमारे साथ इंटेलेक्चुअल बंदा है। तो आप वैसे मेरे ख्याल से आयशा एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में तो ज्यादातर देखने वालों को पता है। हाँ। तो अगर सादिया आप बताएं कि NLP ट्रेनर क्या है? जी, NLP एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। और जब आप उसका ट्रेनिंग देते हैं, एक होता है कि अपने लिए सीखते हैं, एक होता है कि यू कैन बिकम अ ट्रेनर एज वेल, आप दूसरों को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर। अच्छा, जबरदस्त। तो मैं ट्रेनिंग भी दे सकती हूँ। और ये इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है ना, बेसिकली मैं आपको बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं तो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन, विच इज़ एक्चुअली सो मच इम्पॉर्टेंट आजकल के ज़माने में। ऐसे तो हर दफ़ा ही ऐसा होता है। अगर मैं इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये एक फ्रेगरेंस है। आप खुद तो फ्रेगरेंस लगाते हैं ना अपने लिए, बिल्कुल, लेकिन वो फ्रेगरेंस अगर दूसरों को भी महसूस हो ना, मज़ा तब आता है। अच्छा, और मुझे लगता है हमारी हर इमोशन, हर चीज सबसे पहले ब्रेन फील करता है। लोग कहते हैं किसी से मोहब्बत की है वो दिल से मोहब्बत की है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है ये आपके ब्रेन का काम है सारा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब तक खुद खुश नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे उस खुशी का एहसास दिला सकते, क्योंकि एक मोमेंट से या स्विच करना होता है दूसरे मोमेंट में। आप अभी थोड़ी देर पहले हम एक डिफरेंट गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे कैमरा कट होता है ना, ये लाइफ भी ऐसे ही है। हमारा स्टाइल बदल जाता है ना। स्टाइल बदल जाता है। देखिए लाइफ भी ऐसे ही है, हमारी नॉर्मल लाइफ भी ऐसी होती है। आप एक कमरे में कुछ कर रहे होते हैं, जैसे मेहमान टिंग करता है, आपको दूसरे मोमेंट में जाना पड़ता है। एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, वो अपने उसी जोन में उनको रहना पड़ता है। दिमाग में वही जंग चल रही होती है, मियां बीवी अगर लड़ पड़े तो वही जंग, वही सब चीजें चल रही होती, वो फेस एक्सप्रेशंस ही नहीं चेंज हो पाते। अच्छा, हाँ, नहीं आप ठीक कह रही हैं। मतलब अगर आप किसी एक टेंशन के फेस से गुजरे हैं तो आप अगर ऑफिस में बैठे हैं तो भी उसमें गुजरे हैं, अगर आप अपने दोस्तों में बैठे हैं तो भी उसी फेस में चल रहे हैं आप। आप अपनी वो फीलिंग्स नहीं चेंज कर पा रहे होते। चेंज कर पाते। तो NLP जो है ना, वो आपको सिखाता है कि आपने कैसे एक उस जोन से, उस मेंटल जोन से अपने आप को चेंज करके दूसरे मेंटल जोन में विद इन अ सेकंड लेकर। तो सादिया साहब आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं जी, और ये जोन से कब निकलेगा? इस जोन से आवाम कैसे निकल सकती है और पाकिस्तान इस जोन से कैसे निकल सकता है और कब? देखिए हर साल जोन सा होता है ना, प्लानिटरी एतबार से अपनी पोजीशंस चेंज करता है, ठीक है। और ये तो मैं नहीं कहती कि हर साल हमें कोई ना कोई ऐसी कोई दे जाएगा बहुत बड़ी खुशखबरी। हाँ जी, तो हमें हकीकत पसंद रहना चाहिए। और मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो भी आप शुरू में बात कर रहे थे, देखिए ये एक गाइडलाइन होती है अकॉर्डिंग टू द प्लानिटरी पोजीशन, एंड ये एक साइंस है, ठीक है। इसको हम कोई तुक्कों का इल्म या कोई ऐसा इल्म नहीं कह सकते हैं, ये प्रॉपरली एक साइंस है, एक नॉलेज है जिसका हम एस्ट्रोलॉजी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग में डिफरेंस क्या है? अब एक डिफरेंस जो एस्ट्रोलॉजी है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन साइंस, जो कि प्लानिटरी पोजीशन को पढ़ने का नाम, जो आसमानी सयारे में जो आप पढ़ते हैं ना, उसको एक लैंग्वेज दी गई है, उसको पढ़ने का नाम एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। जो टैरो कार्ड होते हैं ना, ये बेसिकली आपके इमोशंस होते हैं। जो आप इस वक्त मुझसे कोई भी क्वेश्चन करती हैं, जो भी कोई बात करती हैं, समटाइम्स आप, जिस तरह मैं आपको पहले भी कही थी, आप मुझसे हो सकता है वो क्वेश्चन भी ना करें, मगर आपके बैक ऑफ द माइंड को ऐसा आपका कोई मोमेंट चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, वो बात बता दें कि जो हम उस वक्त नहीं सोच रहे लेकिन वो हमारे दिल के अंदर कहीं पे वो सिचुएशन आ जाती है। अभी वैसे जो गवर्नमेंट की सूरत हाल है, इससे रिलेटेड हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं, ये जो अभी जो गवर्नमेंट थी वो गई है और केयरटेकर गवर्नमेंट है वो अभी तक आई नहीं है, तो क्या देख रही हैं आप कि क्या अभी इसी तरह की सिचुएशन चलती रहेगी और इलेक्शन तक क्या केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी?
जो कि लोगों के जहनों में सवाल है। मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी में ना हमें एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, ठीक है, और हमारे अक्सर जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता होती है, या तो उनको भी नहीं पता होती है, उन्होंने भी खुद अपनी क्रिएट की होती है। ये भी ठीक तो है। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का एस्ट्रोलॉजी में होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका मुकम्मल बर्थ चार्ट, जिसको उर्दू में जायचा कहते हैं, बनता है। और टैरो कार्ड का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी मालूम है तो हम इससे हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा है गवर्नमेंट के हवाले से, ठीक है जी, तो लेट्स टेक अ लुक। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों टैरो कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। दे आर और पहले मैं किसी चैनल पे थी, वहाँ पे भी एक टैरो कार्ड रीडर थी, और उनसे मैं अक्सर उनके पास जाके बैठ जाती थी। और मुझे लेकिन पता है, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। अब आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि इस गवर्नमेंट के हवाले इस से, गवर्नमेंट के जाने के बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्या वो आएगी और क्या वो स्टैंड कर सकेगी पाकिस्तान के लिए? बड़ा कड़वा सच होगा ये, ठीक है। और हाँ, पिछली गवर्नमेंट के साथ इनका कनेक्शन रहेगा, इनसिक्योर ये गवर्नमेंट रहेगी, पैसा जो है वो आपको आएगा जरूर इस गवर्नमेंट में। अच्छा, ठीक है, पैसा यानी कि पैसे मतलब आएंगे, जो वादे हुए थे वो मुकम्मल होने का वक्त है। हाँ होंगे, कुछ किसी हद तक होंगे, बट मैं आपको कहूँ कि हम पूरे गम से, तकलीफ से निकल जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, और ये गवर्नमेंट कुछ अरसे तक चलेगी। और अच्छा, वैसे ना एक बात, इस आपके गम और कुछ अच्छा, अरसे यही तक वाली ये चलेगी, बड़ा यही वाली, इंटरेस्टिंग ये कौन सी बात वाली, बताइए। जो जा रही है या जो आ रही है? देखिए जो अभी है, इन दोनों गवर्नमेंट्स का, जो ये गवर्नमेंट गई और गवर्नमेंट अगली आई, इनका कनेक्शन होगा, ठीक है। इनसिक्योर इस गवर्नमेंट ने भी रहना है, इनसिक्योरिटी में रहेगी ये गवर्नमेंट, ठीक है। अब एक बड़ी अजीब सी बात है कि देखिए ये होता है अबंडेंस कार्ड, ठीक है, ये पैसों का कार्ड होता है, मनी। सही, इसमें खजाने वाला संदूक दिखाएं भी जरा बना हुआ है। तो ठीक है। फाइनेंशियली जो है वो मैं आपसे कहूँ कि ये अब कुछ गवर्नमेंट पैसे बनाते भी हैं, लेकर भी जाते हैं, तो दोनों तरह की मिक्सचर सूरत हाल जो है वो रहेगी। और अब मैं कहूँ कि ये हमें अवाम को गम दे के जाएगी, तो अवाम को तो गम मिल ही रहा है। अच्छा, नहीं, वैसे इस grief बात पे मैं कार्ड। पहले भी कहने लगी थी, ग्रीफ, ठीक है, देखिए हम लोगों बेसिकली को शायद पूरी खुशी में रहने की आदत भी नहीं रही है, पूरा खुश होने की आदत भी नहीं रही है पाकिस्तानियों को। छोटा सा रिलीफ मिल जाए वही बहुत बड़ी हम खुशी मिल उसके बाद जाती है। सोचते थे अब क्या होने वाला अब है, क्या होने वाला अब क्या होने वाला है, वो मतलब वो टेंशन जो है ना हर वक्त सर पे सवार रहती है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इस गवर्नमेंट को किसी ऐसी नागहानी आफत का ना कोई सामना करना पड़े अगले अच्छा। कुछ महीनों में, कुदरती आफत का कुदरती जिक्र। आफत। मतलब जैसे वो सैलाब आ जाता है, हाँ जी, क्योंकि Earthquake। कोई किसी बहुत बड़े कोई ऐसी चीज़ में, किसी ऐसी सिचुएशन में कोई हो सकता है, जिस तरह अल्लाह ना करे मैं कहूँ कि कोई कोविड टाइप की सिचुएशन, कोई ऐसी किसी सिचुएशन में हम जा सकते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम तो यही दुआ पहले करेंगे कि ही ऐसा सिचुएशन कोई- से बड़ी मुश्किल हम निकले और नहीं निकले, मैं कहता अभी तक आफ्टर शॉक्स हैं। बट सही बात देयर है। इज अ पॉसिबिलिटी कि अगले कुछ अरसे में, देखिए मैंने अभी आपसे कहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा मामला अगले कुछ अरसे में दोबारा किसी चीज के आने का खदशा हो तो सकता सादिया है। साहिबा, इस सारी सूरत हाल में जो एक पॉजिटिव बात निकली है मेरे ख्याल से, तो वो यही है कि पैसे आ रहे हैं। हाँ जी, पैसे तो आएंगे, बाकी तो और कोई आए ना, पैसे आने चाहिए। पैसे आएंगे। अच्छा, एक चीज और, अब जो बिलावल, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि हाँ वो जी। अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है, हालांकि हालांकि अच्छा, लेकिन बिलावल और मरियम के हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर या कुछ इस तरह की पोजीशन के लोग ये केयर होंगे? टेकर सेटअप के बाद जो प्रॉपर एक गवर्नमेंट बनेगी उसमें अभी तो मैंने आपको बताया कि मुझे तो ये जो सेटअप है वो ही थोड़ा सा लंबा चलता वही उसमें थोड़ा सा growth लंबा है। चलता नजर आ रहा थोड़ा है। सा अच्छा, लंबा वैसे तो ये चलता बात भी ये लोग कर रहे हैं कि ये मार्च अप्रैल तक जा सकता है ये सेटअप, वो लेकिन तो- अब उससे लंबा अगर आप कह रही हैं जा सकता है, तो फिर तो ये तशवीशनाक बात है। जी हो सकता है, चांसेस तो हैं। ओके, आपने बिलावल के हवाले से क्वेश्चन पूछा तो पहला ही कार्ड बड़ा अच्छा निकला। अच्छा, वाह वाह वाह, वाह, वो कार्ड दिखा सकते हैं वैसे हम स्क्रीन पे, जी बिल्कुल, कि अगर हम जूम करके दिखाएं ये ये क्या है? अबंडेंस कार्ड है, पैसे बनाने का कार्ड होता है, ग्रोथ का बिलावल अपने कार्ड पैसे होता है। बनाएंगे। हाँ, मुल्क के देखिए लिए हर पैसे, कार्ड के ना मुल्क के लिए। मल्टीपल मीनिंग होते हैं। ये बेसिकली ना ऑरेकल कार्ड्स है, एक होते प्रॉपर टैरो कार्ड, और टैरो कार्ड से आगे ही एक और होते ऑरेकल कार्ड। ये बेसिकली उनकी ग्रोथ का कार्ड है, उनकी बेहतरी का कार्ड है, उनकी
आप उसको जिस मर्जी, हर कार्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। वैसे बिलावल भुट्टो ने नो डाउट एज अ improve किया। फॉरेन मिनिस्टर बहुत improve उन्होंने इंटरनेशनल जो फॉरम्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान के जो भी मामलात हैं Representation बहुत अच्छी बड़ी की है बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान की। रिप्रेजेंटेशन की है। और बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल लेंगे ये। मतलब हम इन्हें किसी Controlling मेजर card पोजीशन में देख रहे हैं। हाँ जी, नहीं। कंट्रोल देखते हैं। ये पोजीशन का कार्ड है, सही सही सही। कंट्रोल का कार्ड है। और मरीम और नवाज मरीम? का भी बताइएगा आप इसके बाद। जरूर, क्यों नहीं, मरियम नवाज का। हम लोग अच्छा हम लोग इतना देखने में मसरूफ है ना वो कि हम कार्ड- भूल गए बात वो करना। कार्ड्स इंटरेस्टिंग इतने हम हैं। इतने गौर से देख रहे हैं कि कार्ड जो शफल हो रहे हैं और उसमें कौन सा कार्ड ऊपर अब आ क्या रहे हैं है? नीचे जा रहे हैं कि हम लोग वो बात करना भी भूल गए, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं जैसे अभी बात कर रही थी, मुझे कार्ड्स में हमेशा बहुत इंटरेस्ट आया। मरियम का कार्ड है, स्ट्रेस ये- कार्ड है। स्ट्रेस, ओ हो। मरीम को स्ट्रेस मिलने वाला। थोड़ी सी स्ट्रेस है जी, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। घबराना नहीं उम्मीद आप। रखनी चाहिए क्योंकि डर के आगे जीत है। तो स्ट्रेस के बाद अच्छा टाइम भी आता है। हमारी स्ट्रेस उम्मीदें- कार्ड है, लेकिन वो शो नहीं करेंगे कि मुझे स्ट्रेस है, ठीक है। जो उन्होंने मग इंट्रोड्यूस करवाया शायद उसमें हाँ। कॉफी पी वैसे- पी के बट उन्होंने मेरा खुद- ख्याल है वो फाइट में रहेंगी, किसी भी अच्छा। फाइट में रहेंगी, ठीक है। एक फाइटिंग Warrior। स्पिरिट है उनमें। वॉरियर। हाँ, फाइटिंग स्पिरिट हाँ, तो हमने देखी भी है, पॉलिटिक्स विटनेस करती भी रहेंगी। है। ओह, अच्छा इन कार्ड्स के भी कितने मीनिंग्स होते हैं। मतलब मैं वही जो बात कह रही अपना थी। न्यू विजन लेकर चलेंगी कोई, वाह, मतलब पार्टी से हट के अपना एक नया विजन वो लेकर आएंगे। मगर एंड में कोई सेलिब्रेशन उनको मिलनी है। ये कार्ड्स तो दोनों के लिए अच्छी खबर है, बिलावल के लिए भी। सादिया जी, कार्ड से क्या क्या मतलब निकालते हैं और अक्सर वो इतने एक्यूरेट होते हैं, बल्कि ये कार्ड्स का जाहिर सी बात है पूरा एक इल्म है। जी जी। तो इसके जरिए आपने बिलावल की भी एक डिफरेंट एक साइड बताई है, मरियम की भी एक डिफरेंट साइड बताई ऐसे ही है। है। हम इन्हें देख रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा जो पॉलिटिकल मुझे ऐसा लगता है कि बिलावल के लिए जिस तरह देखे ना, कुछ इजी सिचुएशन है इनके लिए, थोड़ा सा जरा फाइटिंग और इस टाइप की कोई सिचुएशन रहेगी, तो हर एक का मुझे कहता है लाइफ पाथ, लाइफ ट्रैक जरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये बात है ना, हर इंसान की, आपकी, इनकी, मेरी, हर लाइफ ट्रैक पाथ किसी ना किसी तरह से डिफरेंट मिलता है। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये एक सिचुएशन डिस्क्राइब करता है, कार्ड्स जो होते हैं ना, ये डेप्थ और तरह से बताते हैं। तो सादिया साहिबा, पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, इसमें दो और अहम शख्सियात हैं जिनका मुस्तकबिल जानना इस हवाले से कि कार्ड्स क्या कहते हैं बड़ा ज़रूरी है। पहले तो ये कि नवाज शरीफ लंदन से वापस तशरीफ लाएंगे, और अगर आएंगे तो क्या सूरत हाल होगी, बहुत ज़रूरी। साबिक सदर आसिफ जरदारी के हवाले से भी कि वो किस पोजीशन और में फिर हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, हाँ, उनके हवाले उनके से तो हवाले से भी बिल्कुल जानना बहुत ज़रूरी लाजमी जाने वाली बात है, लेकिन पहले जो आने वाले हैं उनके बारे में पूछ लेते कि हैं। किसके बारे में आप नवाज पहले शरीफ नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछना चाह रहे हैं? वैसे मरीम नवाज की जानिब से तो ये बातें की जा रही हैं कि ट्विटर पे भी, अब तो ट्विटर एक्स हो गया है, तो वहाँ X हो पे गया, भी अब तो ट्विटर कहते हुए वहाँ पे confuse हो ये रहे हैं। बिल्कुल वहाँ पर ये जो है इंदिया दिया गया इस बात का कि नवाज शरीफ साहब जल्द ही वापस कल वतन भी आएंगे। कोई ट्वीट में देख रही थी कि नवाज बिल्कुल। शरीफ आ रहे हैं वापस, तो देख तो अब रहे हैं कि देखते हैं जी कार्ड्स पे क्या कहते हैं इस हवाले अच्छा, से। वैसे सादिया के हवाले से एक और भी बात को, उन्होंने आज तक किसी प्रोग्राम में टैरो कार्ड्स जी, का this नहीं is the किया। first time. ये First फर्स्ट time, टाइम first है time. हमारे शो को उन्होंने जीनत बख्शी है इस चीज पे कि उन्होंने अदरवाइज टैरो अपने कार्ड चैनल पे, अपने YouTube चैनल पे कार्ड आप तो YouTube चैनल पे करते हैं, लेकिन आपने किसी न्यूज़ चैनल पे कभी नहीं किया। फर्स्ट टाइम। हम मशहूर हैं आपके इस इक़दाम पर अभी देखते हैं नवाज शरीफ साहब के लिए क्या पेशन गोई होती है। नहीं आएंगे। नहीं अच्छा, आएंगे लारे। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी किसी और मसरूफियत में रहेंगे। जब कहते हैं बिहाइंड द बैक कुछ रह के कुछ काम, कुछ चीज़ें करते रहेंगे, और मेरे हाल वो विक्टिम कार्ड ही खेलते रहेंगे। देखिए ना, विक्टिम कार्ड है, और अपनी चीज़ों को, अपने काम को या अपने इस नेटवर्क को किसी और तरीके से एक्सपैंड करते रहेंगे। मतलब वो और यूके में रह के ही कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, बस अलग। वो कहते हैं मेरे लिए दुआएं मांगते रहो। या वो बिहाइंड द सीन जो है इम्पोर्टेंट करेक्टर प्ले करेंगे, बिहाइंड द सीन रहकर Behind जो the scene वाला वाकई। हाँ, बिहाइंड द Major सीन कुछ decisions। रहेंगे। हाँ जी। और इस वक्त तो वो दुआएं, कोई दुआएं, कुछ मतलब वो चौथी बार वजीर आजम तो नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ठीक इस है। टाइप की कोई चीज नजर और नहीं अगर हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ जाएं उनका तो जानना भी मुस्तकबिल के हवाले से कि कार्ड्स क्या कहते हैं। आई। ये देखिए, ये सब कार्ड्स बता रहे हैं।
ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। हम तो आपके अपने नाज़रीन सामने। को भी ये बता रहे हैं कि और it's a मैं जैसे prediction। कि पहले भी अजीम ये बात कर रही थी, मुझे ये हमेशा ना कार्ड्स वाला जो और ये सिर्फ आयशा आपके कहने पे। मैं इस पे बहुत आपकी मशकूर हूँ, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे कहने पे ये किया। क्या कह रहे अच्छा, हैं जी कार्ड्स चलिए। चेयरमैन तरीके इंसाफ के बारे में, उनकी तो मुश्किलात में इजाफा ही होता अच्छा, जा रहा है। मैं जब भी कार्ड्स को देख रही होती हूँ मैं उसमें गुम हो जाती हूँ, आप क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने तो अपना मसला बता दिया मैं तो है। अभी वही बता रहा हूँ कि चेयरमैन तरीके इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक नए केस में वो फंस गए हैं, नैब ने जो है वो अब गिरफ्तारी करने का सोच लिया है। मुझे लग रहा है कि इस हवाले से देखते हैं। क्रिएटिव है, कोई नया रास्ता निकालेंगे। ओह, वैनिटी वैनिटी। इसका मतलब सक्सेस, कोई खुशी, कोई ऐसी चीज़ फिलहाल तो नज़र आ रही है, मगर देखें क्या होता है। हाँ, मुझे लगता है उनके इर्द गिर्द फिलहाल कोई डुअल पर्सनालिटी फिलहाल इस मोमेंट पे भी है। कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में वो सोच रहे हैं। अच्छा, ताल्लुकात बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज अ सेल्फ वर्थ। Self-worth। ही नोज हिज सेल्फ वर्थ। ये इधर कैमरे पे भी दिखाते हैं। ही नोज हिज सेल्फ वर्थ। और मेरे ख्याल से ये तो उनके लिए ये उनका खासा भी समझा जाता है। जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि he knows his business। उन्हें पता है कि एंड दिस इज द डेस्टिनी कार्ड। ठीक है, डेस्टिनी कार्ड मीन्स कि जो एक शख्स को पता होता है ना कि मैं खुद से क्या हूँ, या अल्लाह के साथ एक लगाव ताल्लुक जो ये चीज़ होती है, और नोज स्पिरिचुअल एलिमेंट है उसमें। हाँ, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप उनका फ्यूचर आगे पॉलिटिक्स में देख रही हैं? देखिए, ये जो कार्ड होता है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। Self-worth। दिस इज द पूरे डेक में, ये डेक इसको बोलते हैं, कार्ड्स का डेक होता है, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड ये होता अच्छा, है। इसमें भी कुर्सी है। सही। नहीं, तो सबसे बड़ी मैं बात ये इससे होती है कि आपको अपनी वर्थ का वर्थ पता का है पता कि होता है। मुझे मैं डिजर्व क्या करता हूँ और मेरे में पोटेंशियल क्या है, मैं अचीव क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अभी जो मतलब अब वो जेल में हैं और उनके हवाले से अभी एक और भी मामले में उनकी जो जमानत थी वो खारिज कर दी गई है, तो वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो तो ये था कि मजीद अभी कुछ अरसा वो बिहाइंड द बार्स रहेंगे, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है या वो बाहर निकलते नजर आ रहे हैं? ओके, लेट्स सी। अच्छा, ये कार्ड से पहले तसव्वुर किया जाता है उस शख्सियत के बारे में? आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, इसी तरह से ना जब हम एस्ट्रोलॉजी में जायचा बनाते हैं ना, तो हर वक्त हर घड़ी जो इस टाइम का होता है, तो प्लैनेट्स तो रोटेट कर रहे होते हैं, तो उस बिल्कुल। वक्त का भी जायचा होता है। ओह, और ये जैसे अभी मून की अजीम मुझसे position कह रहे होती थे है। कि अजीम कौन से स्टार का मुझसे पूछ रहे थे, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। टॉरस का मुझसे पूछ रहे थे। मैं कहा ये तो टाइम उसके लिए चाहिए होता है कि आप किस टाइम में आपका वो टाइम ऑफ बर्थ है तो पता चलता हाँ, है। नहीं, अगर आपको देखिए, मैं दो तरह से बताती हूँ। बेसिकली आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी होती है, लेकिन हमारे यहाँ दो तरह की एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा माना जाता है। एक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एक है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको जिस तरह मैंने भी आपको कहा कि इस वक्त में क्या होता क्या है कि इसमें इतनी डिटेल है कि मैं आपको यहाँ पे टीवी पे जी, जी, बिल्कुल। हमारे पास सादिया साहिबा वक्त की गुंजाइश जो है वो बड़ी कम है, तो हम ये अभी चाहते हैं कि आप एक जो आखिरी सवाल था ना, बिल्कुल, उसका जवाब आप उसका प्लीज दे जवाब दें, फिर आप हम ब्रेक की डिटेल तरफ दें। जाएंगे। एक कार्ड मेरे सामने है, लेट्स सी मोर। अच्छा, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो वो कुछ अरसे तक आंधी तूफान का शिकार रहेंगे, ठीक है। और ये है मैच्योरिटी कार्ड, जो उनका पहला कार्ड निकला था, मैच्योरिटी कार्ड है। आई थिंक उनके अंदर पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और इस टाइप की चीज़ें आई हैं, मैच्योरिटी से कार्ड लेंगे। लेकिन ये ना कुछ 4 का डिजिट आया है, अब ये 4 महीने हैं, 4 साल है, क्या है, ठीक है। तो इट्स Number 4 का नंबर 4, हाँ जी, 4 का दिन भी हो सकते हैं, हाँ, 4 घंटे भी हो अब ये सकते हैं। 4 जो है ना, 4 का मतलब है कि कुछ आंधी तूफान है और कुछ अरसे तक है, हाँ, मोमेंट टू मोमेंट। इनके लिए कुछ अरसा अभी तक जो है वो कुछ कश्मकश का शिकार ये रहेंगे। और अभी तो ये सब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। और एक और चीज़ है, जो मैं 4 की बात कर रही हूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अब ये अगस्त है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने के बाद 4 महीने बहुत बड़ा कोई हो सकता है इनकी लाइफ में चेंज आए। पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव।
तो चलें जी, ब्रेक में वो कहने पाँव रख लें। मज़ा तो बहुत आ रहा है गुफ्तगू करने का, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है जी। और लेकिन साथी साहिबा बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई, My pleasure, और जी। बिलखसूस आपने जो फर्स्ट मेरे लिए बहुत एहसास की बात है, आप मेरे कहने पे आई और आपने मेरे कहने My पे ये pleasure, always टैरो my कार्ड्स का pleasure। बहुत बहुत और शुक्रिया हम आपका। ये उम्मीद करते हैं कि आप आयशा के कहने पर आइंदा भी हमारे इंशाल्लाह एनी टाइम आपके कहने पे भी क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ब्रेक पर जाने से पहले अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि ये सब प्रिडिक्शंस हैं, और हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारी तो नेक तमन्नाएं हैं उनके लिए उनके कि लिए वो नेक मुल्क की तमन्नाएं, खातिर, बिल्कुल। बिल्कुल सबकी, वो मुल्क की खातिर अच्छा सोचें और अच्छे जो इकदाम है वो उठाएं ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े, और इसमें सभी का फ़ायदा है। अच्छा जनाब, हम ब्रेक पे जाने लगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमने आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी टीम से मिलवाना है, और उन्होंने किया क्या है, अंडर 21 टेंट पैगिंग टीम है, उनसे आपको मिलवाएंगे। उन्होंने क्या किया है, ये एक्चुअली जो टेंट पैगिंग है ये होता क्या है, इस पे आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुनो पाकिस्तान में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तो जैसे ब्रेक से पहले हमने जिस गेम का लिंक दिया था नेज़ाबाजी के हवाले से, उसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल पहले आपको बता दूं कि काफ़ी पुराना ये खेल है, 2000 साल कबल शायद पुराना ये खेल है, और 326 कबल मसीह में जब सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की तो उसके घुड़सवारों ने राजा पोरस की फौज के खिलाफ नेज़ाबाजी का इस्तेमाल किया, और घुड़सवार हमले से पहले जमीन में दबी लकड़ी के टुकड़ों को निशाना बनाकर हमले की मशक करते थे। इसी ने बाद में नेज़ाबाजी के खेल की सूरत इख्तियार कर ली, और आज हमारे साथ नेज़ाबाजी की टीम भी मौजूद है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। के साथ हमारे साथ आयशा एंड बाबर मौजूद हैं। यस, कैसा महसूस कर रहे हैं जी आप लोग? अंडर 21 टेंट पैकिंग चैंपियनशिप में आपने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो we'll start from बाबर। बाबर आप बताएं ज़रा, कैसा रहा ये सारा आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल? अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ वेरी लवली एक्सपीरियंस। हम लोग पहली दफ़ा टीम हमारी सेलेक्ट हुई, एंड इट वाज अ मिक्स टीम, अंडर 21 पाकिस्तान की मिक्स टीम। वी हैव अ लेडी राइडर हु इज़ आल्सो द कैप्टन ऑफ द वुमेन्स टीम, एंड वी रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन साउथ अफ्रीका, जहाँ पे इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका वाज देयर, एंड इट वाज एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैनेज्ड टू अचीव आउट ऑफ 7 gold medals and 1 silver medal, and I was also declared the best rider of the competition. बहुत मुबारक। So it was a lovely experience, और अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़ा आया। और जब अपना परचम आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो और वो आपकी नज़र में हो, तो इससे बढ़कर और क्या खुशी हो बिल्कुल, सकती है? इससे बढ़ के बिल्कुल। खुशी कोई नहीं होती। आयशा, टेंट पैगिंग की तरफ लड़कियों का इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल। टेंट पैगिंग बेसिकली ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बिफोर लास्ट ईयर वुमेन वरंट रिप्रेजेंटिंग एनी नेशनल टीम और एनीथिंग। एक शौक था लड़कियों का, बट इट वाज वेरी माइन्यूट। बट लास्ट ईयर हमारी फेडरेशन दे टुक अ स्टेप, और हमारी वुमेन टीम ट्रायल्स हुए, एंड वी फाउंडेड अ नेशनल वुमेन्स टीम बिफोर द अंडर 21 टीम। अच्छा। तो and we also played a tent pegging competition, international competition in Jordan, and we won bronze for Pakistan. तो लड़कियों का जो रुझान है वो उस सब के बाद और ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें नजर आया। उससे पहले अगर 5-6 लड़कियां थी हमारी टीम, इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंक्लूडिंग मी। तो उसके बाद से हमने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां इस तरफ आ रही हैं, बहुत सारी का एक्सपोजर बढ़ रहा है, एंड वी आर सीइंग कि अब नेक्स्ट ट्रायल्स होते हैं, तो इफ़ वी हैड 15 पीपल रिप्रेजेंटिंग कमिंग इन द ट्रायल्स लास्ट टाइम, तो इस बार इट विल बी डबल और ट्रिपल फ्रॉम दैट। तो बिल्कुल आयशा, आई कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ सोवेनियर्स ऑन योर जैकेट। तो अगर आप ये भी बताएं हमारे देखने वालों को कि ये क्या-क्या है, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। Basically, I've competed against 14 countries in Jordan when I was representing my women's team. I'm the captain of Pakistan women team as well. और फिर 1 to 2 are there from the under 21 team that we represented, and we won gold medal against South Africa and Egypt. अभी इस दफ़ा तो ये बेसिकली एक सोवेनियर एक्सचेंज होता है आफ्टर आवर कंपटीशन बिटवीन द कंट्रीज, सॉर्ट ऑफ पीस बिल्डिंग जेस्चर होता है। तो वी एक्सचेंज आवर फ्लैग्स टू टेल दैट वी कम्पीटेड इन अ फ्रेंडली मैच अगेंस्ट देम। हमारे साथ बड़े ही इंटरेस्टिंग घुड़सवार छोटे से हसान, कैसे हो आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हसान की आवाज से नहीं लग रहा वो इतने छोटे हैं। मुझे हसान के जवाब से लगा इन्होंने माइंड किया कि मैंने आपको बोला कि हमारे साथ छोटे घुड़सवार मौजूद है। हसान, पहले तो इस बात पे मुबारक यार कि आप घोड़े पर बैठे और आपने भगाया उसे। मैं तो एक बार बैठा था, मेरी तो बस छोड़ दे, क्या हुआ मेरे साथ? आपके घोड़े उड़ गए थे। मेरे घोड़े उड़ गए। तोते उड़ते हैं लोगों के, आपके घोड़े उड़ गए थे। तो हसान आप बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी अल्लाह का शुक्र है। हम यहाँ पे हमारे ट्रायल्स जो थे, ट्रायल्स के बाद हमारी टीम सिलेक्शन हुई। तो टीम सिलेक्शन में हम सारों का हम 5 लोगों की टीम थी,
तो हम 4 लड़के थे और आयशा थी, तो हमारी आपस में काफ़ी मतलब कि हम लोग एक दूसरे से हमारी काफ़ी बॉन्डिंग हो गई। तो हम लोग वहाँ पे हम लोग गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे हम कंपटीशन के लिए। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उधर 7 गोल्ड मेडल्स लिए थे और 1 सिल्वर मेडल लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि पूरी टीम ने बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन की थी और अपना बेस्ट दिया था, और सब ने मतलब कि पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी चीज़ को पीछे नहीं रखा और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। आपको किसने बातें सिखाई है सर? पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए वेरी गुड यार, देखिए आपकी उर्दू को बीट कर दिया उसने। नहीं, हमारी उर्दू तो बस शुक्र है अल्लाह का, कौमी जुबान है जी। जी जी जी। बहुत अच्छा बाबर, मतलब ये टेंट पैगिंग का जो ये गेम होता है, ये क्या आप लोगों को ग्रुप की सूरत में खेलना होता है या इंडिविजुअली भी आप इसको प्ले कर सकते हैं? So basically tent pegging is more of a team game too. जब आप internationally जाते हैं तो वैसे तो you are performing individually, but you count as a whole team. तो इसमें ये होता है कि we have different events. जिस तरह we have individual lance जिसको आप कहते हैं नेज़े से नेज़ाबाजी, then we have individual sword जिसको कहते हैं तलवार से आप we have to pick up the peg. इसी तरह we have lemon cutting, then we have gallows, then we have section of 4 जिसमें the 4 riders run together. Then we have pair in which 2 riders run together. So technically it's like a team game because even if you're on your own horse and you're performing individually, लेकिन अगर आपकी टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही तो ऑफ कोर्स फिर आपका भी मोरल डाउन है। आयशा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नेज़ाबाजी मैं घुड़सवारी तकरीबन 10 से 11 साल से कर रही हूँ एंड मैंने पोलो भी खेली हुई है, मैंने बाकी में हॉर्स रेसिंग में भी थी और वो सब। माशाल्लाह आपको देख के लग रहा है यू आर आई एम 18 years old। और अब 10-11 साल से ये कर रही हैं। एक चीज जो आप तीनों में मैंने नोट की है कि शायद इस गेम की वजह से है या जिस भी वजह से माशाल्लाह आप तीनों बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और पर्सनैलिटीज जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। घुड़सवार तो घुड़सवार ये नेचुरली ये बिल्डिंग एक चीज होती है, लेकिन एक आपकी एक जो आपका प्रोफेशन है ना वो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो आप तीनों में माशाल्लाह देख के लग रहा है। थैंक यू सो मच। हमारे स्पोर्ट्स से एक्सपोजर बहुत मिलता है, बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग और बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं एंड काफ़ी जगह स्पेशली जब आप मुल्क रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपके ऊपर, तो उस लिहाज से कॉन्फिडेंस इज अ वेरी इंटीग्रल थिंग टू हैव इन ऑल ऑफ अस। तो जी जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, ये वाकई साबित किया इन्होंने। और हम दो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा यंग टैलेंट अपने शो में बुलाते हैं, बड़े बड़े टैलेंटेड माशाल्लाह बच्चे हैं हमारे इस मुल्क के। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई हसान से मिलकर, तो मुझे बहुत खुशी हुई यार, बड़ा अच्छा लगा हसान। आपको भी 3 ये सोवेनिर्स मिल रहे हैं, आप भी बताएं इनके बारे में। एक था इजिप्ट का था, ये एक जो है कि ऊपर वाला, तो ये तो पाकिस्तान का था, तो मतलब कि ये पाकिस्तान और ये साउथ अफ्रीका है, और ये साउथ अफ्रीका का था। तो हसन साथ साथ पढ़ते भी हो जी? मैं तो मुश्किल नहीं होती, मतलब ये गेम मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम टेकिंग टाइप की है, बहुत टाइम टेकिंग है, पर अल्लाह का शुक्र से हमारे स्कूल में काफ़ी प्रैक्टिस होती है सबसे अच्छा, स्कूल में भी होती है जी? तो बेसिकली मुझे तो ये टेंट पेगिंग में स्कूल स्टाफ ने सिखाई थी, बेसिकली मैंने शुरू भी वहाँ से की थी। अच्छा। तो मेरा वैसे भी 2 साल का, ये भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्योंकि मैंने सारा कुछ सीखा भी उधर से है। 2 और साल का एक्सपीरियंस है हसान का, क्या बात है यार। हसान, मुझे ये बताओ कि आपको खुद शौक पैदा हुआ घोड़े पे बैठ के उसे भगाने का, या आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि ये शुड बी? शुरू में तो मुझे इतना शौक नहीं था, पर मेरे फादर को काफ़ी शौक था, तो फिर जाहिर सी बात है मेरा पीछे से ताल्लुक भी कसूर से है, तो सारा देहाती टाइप हमारा पीछे से बैकग्राउंड। लेकिन आपका अंदाज चौधरियों वाला है। तो फिर वहाँ से फिर गांव में भी घोड़े थे, तो फिर हमने फिर वहाँ से मुझे काफ़ी फिर अचानक से शौक हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, तीनों को देख के हमें बहुत खुशी हुई है और आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस भी हैं कि इसी तरह आप लोग कामयाबी भी हासिल करते रहे, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते रहे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप हमारे सुनो पाकिस्तान का पार्ट बने, मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, मुझे हसान को मिलकर तो बहुत खुशी हुई और मेरे अंदर मोटिवेशन आई है थोड़ी सी कि मैं भी जो आप प्लीज अजीम को भी सिखाएं। जी ठीक, हम लोग बाद में मिलेंगे और आप मुझे और मोटिवेट करेंगे, क्योंकि मुझे घोड़े से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं भी चाहूंगा कि मैं भी घोड़सवार बनूं। तो जी आपने कई बार नहीं जाना, हम लोग ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और ब्रेक के बाद हम लोग सुनो पाकिस्तान, नहीं ब्रेक के बाद हम बताएंगे, एक सरप्राइज है। मैंने सरप्राइज का आपने सुफियाना का नाम बता दिया। चलिए ब्रेक से वापस आएंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि सूफ़ी कलाम हम सुनेंगे अपने इस सेगमेंट में, लेकिन उससे पहले चंद एक बातों का जिक्र करना ज़रूरी है। और सुर की हम बात करेंगे तो आयशा ये कहते हैं कि सुर सच्चे हों तो दिलों में उतर जाते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही है। आज सुनो पाकिस्तान में सुरों का जादू बिखेरने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप इंट्रो दें। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ सुरों का जादू बिखेरने के लिए सूफी, नीम, क्लासिकल और फोक गुलकार अली बख्श हमारे साथ मौजूद है। और उनके साथ हमारे साथ उमर जुल्फ़िकार हैं। उमर खुद भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उमर से भी कुछ सुन लें थोड़ा सा। लेकिन अभी उमर गिटार बजाएंगे, अभी वो इनका साथ देने के लिए आए हैं। अच्छा, अगर हम घरानों की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे घराने हैं जो कि क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। उनमें से एक गवालियार घराने जो है वो इनके ये बड़ा उनके मशहूर शागिर्द घराना है हैं। गवालियार। और जी, जी। शागिर्द रहे आप गवालियार घराने के। थोड़ा इस बारे में बताएं ज़रा, कैसा रहा ये सफ़र, कब किस उम्र में आपने सीखना शुरू किया? ये 2013 मैंने ज्वाइन किया। और ग्वालियर घराने के बारे में मैं एक दो लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा क्योंकि मेरा उस्ताद खाना है। और पाकिस्तान में ये वो वाहिद घराना है जो बच्चों को क्लासिकली ऐसे ट्रेन करते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी हम खड़े हों तो हमें से इत्मीनान के साथ होते हैं कि जो हमें बताया गया वो 101% ठीक है। अच्छा, मतलब ये कॉन्फिडेंस देते हैं, मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। और हम अभी भी जो बच्चे आए थे हम उनके कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे कि माशाल्लाह कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट करती हैं। तो जहाँ से आप सीखते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं ये बात करने लगा था। खास तौर पर आपकी जो दरसगाह होती है और फिर उस्ताद का होना और सही उस्ताद का होना तो बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। और यही दो चीज़ें हैं, सही दरसगाह और सही उस्ताद, जो आप में भरपूर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। तो उस्ताद के बारे में थोड़ा बताएं। ग्वालियर घराने में बिलखसूस किन से आपने सीखा, किन से मुलाकात? ग्वालियर घराने में मेरे उस्ताद जी वो ताहिर इकबाल परवेज़ साहब हैं जो मास्टर फिरोज़ुद्दीन साहब के बेटे हैं, शगन गुलाम हसन शगन साहब के भतीजे साहब। अब उनका पूरी मौसीकी में आप किसी जिनको म्यूज़िक से इतना नहीं भी रब्ता रहता उनसे भी पूछेंगे ना तो ये नाम उन्हें याद होंगे। क्योंकि उनकी मेहनत इतनी है कि वो उनका काम ना सुने बिना भी उनके कानों में वो एक नाम ज़रूर है। तो वो क्लासिकल भी ट्रेन करते हैं। वो आज के जो इस वक्त का म्यूज़िक है सारा वो मर्ज करके अब तक स्टेप बाय स्टेप जिस वक्त में जिस तरह के म्यूज़िक की ज़रूरत होती है। बस क्लासिकल जो मौसीकी है, जो गायकी है, सिर्फ उसमें ट्रेनिंग ली या आप जो मॉडर्न म्यूज़िक है? मैं समझता हूँ अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक देख लेते हैं ना तो बाकी किसी म्यूज़िक की आपको टेंशन नहीं रहती। वो आपको हर चीज़ सिखा देते हैं। अच्छा उमर, आपने भी सीखा है प्रॉपर? मैंने एज सच प्रॉपर नहीं सीखा। मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्ट है वो गॉड गिफ्टेड होती है और जो आर्टिस्ट है वो मेड नहीं होता। डैट ऑलवेज आर्टिस्ट इज। लेकिन आपको उस अपने हुनर को थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए, थोड़ा सा मजीद निखारने के लिए थोड़ा सा सीखना पड़ता है। वो फिर हमारे जो सीनियर्स हैं इस तरह के वो फिर हमें गाहे बगाहे। अच्छा अली, आप सीनियर से सुनते हैं कुछ? हाँ, आपकी तरफ ही आएंगे, आप हमें कुछ सुनाएं कुछ। अच्छा एक चीज़ अली से सुनने से, ये क्लासिकल म्यूज़िक सुनने से पहले मैंने एक चीज़ नोट की है, हमारे जितने गुलकार होते हैं उनका आम लबो लहजा जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है। आपने नोट किए? बिल्कुल ऐसा होता है, बड़ी क्लैरिटी होती है। हाँ। तो अली कुछ हो जाए ज़रा। आज जुमा भी है। बिल्कुल, और सूफियाना कलाम। जी जी बिल्कुल। मैं जो अमीर खुसरो बादशाह का एक वो कॉल है कवाली का, उसी से फिर उससे थोड़ा सा आगे आपके मेरा नहीं कलाम ये कौले रसूल है। हाँ मेरा नहीं कलाम ये कौले रसूल है कि मन कुन तो मौला फाज़ाली मौला मौला
मन कुन तो मौला फहजली मौला फहजली मौला दर दिल दरदानी दरदानी दर दिल दरदानी हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे तना ना दाना ना ना रे तना ना दाना ना ना रे या लाली या लाली या ला या लाले दर दिल दरदानी रे मन कुन तो मौला ए मन कुन तो मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता इबादतों कभी हरगिज़ सिला नहीं मिलता इबादतों कभी हरगिज़ सिला नहीं मिलता खुदा के बंदो सुनो वार से खुदा की कसम खुदा के बंदो सुनो वार से खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला उजड़ा रोज़ा पीरा तेरा हाँ उजड़ा रोज़ा पीरा तेरा हेठ वगे दरी याओ बला झूलेलाल क्या बात है जी, वाह वाह वाह, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ आपको अल्लाह ताला ने दी है और बड़ा अच्छा गाते हैं। और उमर आप भी बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। हमारी उमर ने तो बिल्कुल साथ ज़बरदस्त दिया है, बेहतरीन गिटार बजाया है। आपने साथ दिया और चूंकि हमें पता है कि आप भी गाते हैं तो फिर किसी दिन एपिसोड में आपको भी मौका देंगे, आपका भी हम सुनेंगे कुछ ना कुछ। आप सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो हमारे नाजरीन को भी हम बताते हैं कि जी वक्त कम है वरना हम और सुनते और एंटरटेन करते आपको, लेकिन फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आज के एपिसोड से अब तक के लिए इतना ही। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाक़यात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर और हमेशा बाखबर रहें।